बूढ़े झांग ने अपनी सारी जमा पूंजी 2,80,000 युआन ताबूत के गुप्त खाने में छिपा दी और चेहरे पर राख मलकर खुद को गंदा कर लिया। वह सीधा ताबूत में लेट गया। उसकी पत्नी ताबूत के ऊपर झुककर फूट फूट कर रो रही थी। वह इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज बैठ गई थी। बूढ़े, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? बूढ़े झांग ने ताबूत के अंदर से चुपके से अपनी पत्नी की पिंडली काटी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, रोना बंद करो, गांव के रूख पर जाकर कुछ पटाखे फोड़ो, सबको बता दो कि मैं चला गया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वे दोनों कमीने असल में क्या हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। आधे घंटे से भी कम समय में पूरे गांव को पता चल गया। बड़ा बेटा झांगदा श्यांग अपनी 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल पर गड़गड़ाते हुए आंगन के गेट तक पहुंचा। इंजन भी बंद नहीं किया। वह सीधे घर के अंदर भाग गया। अंत्येष्टि कक्ष वहीं था। उसने उस ओर देखा तक नहीं। वह सीधे अपनी माँ के पास गया। माँ, वो 2,80,000 युआन कहाँ रखे हैं? जल्दी बताओ। वह बात करते हुए अपनी माँ को धक्का दे रहा था। लगभग उन्हें गिरा ही दिया। पड़ोस वाली वांग आंटी यह सब देख नहीं सकी। वह बीच में आकर उसे रोकने लगी। दा च्यांग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पिताजी की अभी तक अंतिम क्रिया भी नहीं हुई है। कम से कम पहले उन्हें श्रद्धांजलि तो दो। झांगदा श्यांग ने अपनी गर्दन अकड़ा ली। श्रद्धांजलि दूं? वह मर चुके हैं, अब वापस नहीं आएंगे। मुझे पहले पैसे ढूंढने हैं। वही मेरे पिताजी की सबसे कीमती चीज है। मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। यह कहकर वह पिछवाड़े के कमरे में भाग गया और सब कुछ उलट पुलट कर देखने लगा। धड़ाम, उसने पुराने अलमारी का दरवाजा उखाड़ फेंका। बूढ़े झांग ताबूत में पड़े पड़े गुस्से से कांप रहे थे। मन ही मन गालियां दे रहे थे। तू हरामखोर झांग दा क्यांग, जब तेरी शादी हुई थी मैंने हमारे सारे बड़े खच्चर बेचकर तेरे लिए 66,000 युआन दहेज के लिए दिए थे। जब तेरी बीवी की डिलीवरी में दिक्कत आई थी तो मैंने अपने ताबूत के लिए बचाए 8,000 युआन भी दे दिए, और अब तू मुझे एक झुककर प्रणाम तक नहीं करेगा। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसके चेहरे की राख बहकर 2 सफेद धारियों में बदल गई। करीब 1 घंटे बाद दूसरा बेटा झांग एर लियांग एक मिनी वैन में आया। वह बड़े बेटे से बेहतर था। अंदर आते ही वह घुटनों के बल गिर पड़ा। धड़ाम, उसने जमीन पर 3 बार सिर पटका। चेहरा आंसुओं से लथपथ था और वह पागलों की तरह रो रहा था। पापा, आप ऐसे कैसे चले गए? मैं तो अभी तक आपके बेटे की तरह आपकी सेवा भी नहीं कर पाया। काफी रोने के बाद वह एक ही झटके में उठता है, अपनी माँ के पास जाता है, आवाज धीमी करता है और फुसफुसाता है, माँ, क्या पापा का बैंक पासवर्ड मेरी जन्मतिथि है? कौन सा बैंक पासवर्ड? मुझे नहीं पता। झांग एर लियांग का चेहरा अचानक बदल गया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। जबरदस्ती एक झूठी मुस्कान बनाई। माँ, मुझसे झूठ मत बोलो। मेरे पापा, उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत किफायती जीवन जिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कोई पैसे न बचाए हों। अगर आपको पता है तो मुझे अभी बता दो। मैं आपके लिए उसे सुरक्षित रखूंगा ताकि मेरे बड़े भाई को वो पहले न मिल जाए। अपनी माँ को बस सिर हिलाते और कुछ न कहते देख झांग एर लियांग अपना फोन निकालता है और स्मारक हॉल की एक तस्वीर खींचता है। फिर अपनी माँ का एक वीडियो बनाता है और एक लाइन जोड़ता है, पापा, शांति से विश्राम करें, आपका बेटा हमेशा आपको याद करेगा। मोमेंट्स पर पोस्ट करने के बाद वह मुड़ता है और चढ़ावे की मेज से 6 अखरोटों का डिब्बा और संतरे का एक थैला उठा लेता है। आखिर में एक और लाइन छोड़ता है, माँ, इन 2 दिनों में मैंने घर पर बहुत मेहनत की है। मैं बहुत थक गया हूँ। अंतिम संस्कार वाले दिन वापस आऊंगा। ताबूत में लेटे झांग लाओ शुआन गुस्से में दांत पीस रहे थे। हरामखोर झांग एर लियांग, तू तो अपने भाई से भी गया गुजरा है। कम से कम वो तो चीजें खुलेआम लेता था। तू तो मेरी याद में ही नाटक कर रहा है। पर साल जब मैं 1 महीने से ज्यादा अस्पताल में था, क्या तू एक बार भी मुझसे मिलने आया? जब तेरी बीवी प्रसव के बाद आराम कर रही थी, तेरी माँ ने 3 महीने तक उसकी देखभाल की। तूने कभी धन्यवाद तक नहीं कहा। बुजुर्ग महिला ताबूत के किनारे पर झुकी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बेतहाशा बह रहे थे। आधा तो दिखावा था, आधा उसके दिल की गहराई से उठी ठंडक थी। उसने 20 साल तक जी जान से मेहनत की। तमाम झंझटों, दुखों और कठिनाइयों के बीच 2 बेटों को पाला। 3 दिन रात भी बीत जाएं, तब भी ये बातें खत्म न हों। जैसे ही बूढ़ा दंपति सोच ही रहे थे कि क्या उठ जाएं, अचानक कोई आंगन में आ गया। 30 के करीब उम्र का एक आदमी, जिसकी त्वचा काली और चमकदार थी, हाथों में गहरे छाले थे और उसने फीकी पड़ चुकी वर्क यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जैसे ही वह आंगन के दरवाजे में दाखिल हुआ और स्मृति कक्ष को देखा, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह एक झटके से आत्मा की पट्टिका के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। ठक 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 ठक, उसने अपना सिर 9 बार जमीन पर टेका। उसके माथे पर मिट्टी लग गई थी। चाचा, मैं बहुत देर से आया। ताबूत के अंदर बूढ़े झांग हैरान रह गए। ये कौन है? फिर उसने सुना कि वह आदमी अपनी छाती से एक प्लास्टिक बैग निकाल रहा था। जब उसने उसे खोला तो उसमें नोटों की एक गड्डी थी। सभी सिकुड़े हुए घिसे पिटे छोटे नोट थे। चाचा, मैंने 3 साल तक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट और सीमेंट ढोकर काम किया। सिर्फ 20,000 रुपए ही जमा कर पाया। इसे रख लो और अपने लिए एक अच्छा ताबूत बनवा लो। मैंने आपको निराश किया। इतने सालों में कभी लौटकर आपसे मिलने नहीं आया। उसकी पत्नी भी सन्न रह गई थी। वह दुविधा में था कि पैसे ले या न ले। उस आदमी ने जबरन पैसे थमा दिए। वह आस्तीनें चढ़ाकर काम में लग गया। सबसे पहले उसने शोक सभा का हॉल ठीक किया। बड़े और दूसरे बेटे ने उसे अस्त व्यस्त छोड़ दिया था। अधिकतर चढ़ावे दूसरे बेटे ने ले लिए थे। उसने अपने बैग से कुछ सेब और एक गुच्छा केले निकाले। उसने उन्हें अच्छे से सजाया, फिर एक टब में पानी लिया।
वह घुटनों के बल बैठ गया और कीचड़ भरी जमीन को चमका दिया। रात होते ही दोनों बड़े बेटे बहाने बनाकर खिसक गए। सिर्फ वही हॉल में रुका रहा। बूढ़ी अम्मा का दिल न टूटे, इसलिए उसने बाजरे की खिचड़ी पकाकर उन्हें चम्मच से खिलाया। उन्हें खिलाने के बाद वह आंगन में लकड़ी चीरने चला गया। उसने लकड़ियों का पूरा ढेर चीर दिया और सबको अच्छे से जमा दिया। ताबूत में लेटे बूढ़े झांग ने सब सुना। आंसुओं ने उसके धूल भरे चेहरे पर लकीरें बना दी। काफी सोचने के बाद उसे याद आया कि यह पास के गांव का झाओ श्याओजू है। 15 साल पहले वह गांव के पूर्वी छोर पर बर्फ के गड्ढे में गिर गया था। बूढ़े झांग ने कूदकर उसे बाहर निकाला था। बाद में झाओ श्याओजू शहर में काम करने चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। ये लड़का तो असली बेटे से भी बढ़कर है। बूढ़े झांग के मन में बस यही एक ख्याल दौड़ रहा था। आधी रात को झाओ श्याओजू शवगृह का पहरा दे रहा था। वह ताबूत से टिके ऊँघ रहा था। अचानक ताबूत में चरमराहट हुई। झाओ श्याओजू चीख कर उछल पड़ा। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। बूढ़े झांग धीरे धीरे उठकर बैठ गए। झाओ श्याओजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद हो गया था। चाचा, आप भूत हैं या क्या? बूढ़ा झांग खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। डर मत, मैं मरा नहीं हूं। वह ताबूत से सीधा उठकर बैठ गया। उसने ताबूत के नीचे छुपे हुए खाने में हाथ डाला और एक नीले कपड़े की पोटली निकाली। उसे खोलते ही 28 गड्डियां निकलीं, ठीक 2,80,000 और साथ में एक बैंक पासबुक भी थी। बूढ़े झांग ने 20,000 का छुट्टा झाओ श्याओजू के हाथ में वापस थमा दिया। फिर पूरी नीली पोटली उसके सामने सरका दी। श्याओजू, अब यह पैसा तुम्हारा है। झाओ श्याओजू के हाथ कांप रहे थे। चाचा, मैं यह कैसे ले सकता हूँ? यह तुम्हारी रिटायरमेंट की जीवन रेखा है। बूढ़े झांग ने उसे घूर कर देखा। मैंने कहा, ले लो तो ले लो। वे दोनों नालायक बच्चों को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा दिल अच्छा है बच्चे, तुम्हें पैसा देना उन्हें देने से लाख गुना बेहतर है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आंगन का दरवाजा जोर से खुला। बाहर से लात मारकर तोड़ा गया। झांग दाशियांग, झांग एरलियांग और उनकी पत्नियां चारों पागलों की तरह अंदर घुस आए। असल में बड़ी बहू दीवार के बाहर छुपकर बातें सुन रही थी। जैसे ही उसने 2,80,000 की बात सुनी, उसने तुरंत सबको बुला लिया। झांग दाशियांग ने शोक सभा की मेज पलट दी। मुझे पता था बूढ़े, तुम हमें बेवकूफ बनाने के लिए मरे होने का नाटक कर रहे थे। झाओ श्याओजू ने गठरी को कसकर पकड़ लिया और ताबूत के सामने खड़ी हो गई। बड़े भैया, दूसरे भैया, गड़बड़ मत करो, तुम लोग चाचा का पैसा नहीं ले सकते। झांग दाशियांग ने झाओ श्याओजू को धक्का देकर हटा दिया और ताबूत में हाथ डाल दिया। उसी वक्त आंगन के दरवाजे पर कई टॉर्चों की रोशनी चमकी। गांव के मुखिया माँ 2 वर्दीधारी अफसरों के साथ अंदर आए। बूढ़े माँ के हाथ में कागजों का एक पुलिंदा था। उसका चेहरा बादलों की तरह काला था। झांग दाशियांग, झांग एरलियांग, तुम लोग अब भी पैसे लूटने की हिम्मत कर रहे हो? 2 साल पहले जब बूढ़े झांग अस्पताल में थे, तुम में से एक ने उनका मेडिकल कार्ड चुरा लिया था और 18,000 रुपये निकाल लिए थे। दूसरे ने उनकी पेंशन खाते से 32,000 रुपये ट्रांसफर कर लिए थे। बूढ़े झांग ने इसकी रिपोर्ट बहुत पहले कर दी थी। आज रंगे हाथ पकड़े गए हों। झांग दाशियांग का चेहरा पीला पड़ गया। झांग एरलियांग के पैर जवाब दे गए। वह सीधे फर्श पर गिर पड़ा। सबसे बड़ी बहू फिर भी अड़ी रही। वो तो हमारे ससुर ने खुद लेने को कहा था। अधिकारी ने तुरंत तिरस्कार से हंस दिया। कहाँ था लेने को? रिकॉर्डिंग और वीडियो सब कुछ साफ साफ दिखा रहे हैं। जब वे बेहोश थे, तुमने चोरी की थी। ज्यादा बातें मत बनाओ, थाने चलकर बात करेंगे। झांग लाओशुआन ने देखा कि उसके दोनों बेटों को हथकड़ी लगा दी गई थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह मुड़ा और नीली पोटली कसकर बांध दी। उसने पोटली झाओ श्याओजू को दी। श्याओजू, इसे रख लो। झाओ श्याओजू ने नकदी की गड्डी थाम ली। वह रोना बंद नहीं कर सका। उसने झांग लाओशुआन की ओर देखा, फिर पैसे को फिर से लपेटा और वापस ताबूत के नीचे रख दिया। चाचा, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। बस अच्छा जीवन जीना, बस यही मायने रखता है। मैं निर्माण स्थल पर पैसे कमा सकता हूँ। अच्छा बच्चा, मैंने तुम्हारे बारे में सही सोचा था। बाद में अदालत ने फैसला सुनाया कि झांग डाकियांग और झांग एरलियांग को चुराए गए पैसे लौटाने होंगे। दोनों पर 20,000 युआन का जुर्माना लगाया गया और 3 महीने की हिरासत की सजा सुनाई गई। झांग लाओशुआन ने पूरे 2,80,000 युआन झाओ श्याओजू को दे दिए। झाओ श्याओजू ने उस पैसे से शहर में एक छोटी सी नूडल्स की दुकान खोली। वह पूरे 2 साल तक सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा। कारोबार दिन ब दिन बेहतर होता गया। उसने झांग दंपत्ति को साथ रहने बुला लिया। हर तड़के झाओ श्याओजू उन्हें अंडे वाले नूडल्स लाकर देता। झांग लाओशुआन सबसे कहते, सच्ची भावनाएं अनमोल हैं। खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। बिना खून के भी कोई बेटा हो सकता है। पैसा तो बस एक परीक्षा है जो असली नकली की पहचान करा देता है।